हैं जो नाम के कुछ हों और काम के वो कुछ हों। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई फोर्स होगी। तो बच्चों ये फोर्स नहीं है और ना ही इसका वो फोर्स से ताल्लुक है। अब हम आते हैं ज़रा प्रैक्टिकल की तरफ। आपको पता ही है हमेशा हम आइडियल से चलते हैं और फिर प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। उसी तरह इस अर्थ से मुराद लोड है, लोड से मुराद एक छोटा सर्किट भी हो सकता है, एक पूरा मुल्क भी हो सकता है। और ये हमारे पास है सोर्स, ये उसकी पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव। ये जो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस शो की है इसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर हम इसे कहते हैं सोर्स रेजिस्टेंस। जब हम किसी भी सोर्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल, तो ये एक आइडियल सोर्स होता है और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है। तो ये जो चीज़ है, इस वक्त जो डायग्राम मैंने बनाई है ये एक प्रैक्टिकल सोर्स है। यानी कि एक लाइफ में जो हम डेली लाइफ में जो हम कोई भी सोर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स, ये उसकी एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। क्योंकि अगर हम कन्वेंशनली बात करें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलता है हाई पोटेंशियल से, उसके पास एनर्जी होती है। वो एनर्जी इस लोड को देकर जब वो इधर नेगेटिव टर्मिनल पर आता है तो उसके पास एनर्जी क्या होती है, बहुत लो होती है। वो मिनिमम एनर्जी लेवल पर होता है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट के पास होगा तो उसकी एनर्जी लो होगी। अब उसे वहां से अपलिफ्ट करना होता है थ्रू दी सोर्स। अब सोर्स चाहे वो लिक्विड ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रोलाइट आपने देखा, तो चाहे वो जो सोर्स है वो हमारे पास एक सॉलिड ना हो क्यों ना हो, जैसे हमारे सेल वगैरह होते हैं, तो उसे जब उसके अंदर से पास होना है और उसके लिए जाहिर बात है एक नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रही होती है। अगर जनरेटर है, डैम है, तो उसमें वाटर जब हम गिरा रहे हैं तो एक ने जो चार्ज ने एंटर होने हैं उसने पूरे जनरेटर की जो कॉइल है उधर से घूम के उसने बाहर हाई पोटेंशियल से निकालना है। वहां पर वो वायर है, जनरेटर की कॉइल है, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको उसका सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह जो भी चार्ज लो पोटेंशियल से विद इन सोर्स हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो उसे एक तरह से अपोजिशन का, रुकावट का, हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है। उसे फिर हम कहते हैं कि ये हमारी है सोर्स रेजिस्टेंस। और इसी ही सोर्स रेजिस्टेंस ही पर आज बहस होगी और यही सोर्स रेजिस्टेंस इन दो को डिफ्रेंशिएट करेगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। अब बच्चों ईएमएफ क्या है, इसको हम आमतौर पर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। यहां पर यूनिट टाइम नहीं है इलेक्ट्रिकल पावर की तरह, ये है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। तो अब सोर्स एक कूलम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर अपलिफ्ट करते हुए कितना वर्क करता है, कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, इसे हम कहेंगे दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सोर्स, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स पर यूनिट चार्ज। एक कूलम चार्ज को अपलिफ्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी सोर्स अपनी यूज करता है, कंज्यूम करता है, ये उसकी ईएमएफ होगी। जब वो एक कूलम चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा तो बताएं उसके पास एनर्जी कितनी होगी, इक्वल टू ईएमएफ और लेस देन ईएमएफ। फर्ज कर ले कि उसकी ईएमएफ 6 वोल्ट है, यूनिट इसका भी वोल्ट है, ईएमएफ का वह जाउल पर कूलम आपको पता है वोल्ट होता है। तो 6 वोल्ट का मतलब है 6 जाउल पर कूलम।
यानी कि सोर्स ने 1 कूलम चार्ज को अपलिफ्ट करने के लिए 6 जाउल वर्क किया है, या उसने 6 जाउल उसमें एनर्जी डिलीवर की है 1 कूलम चार्ज को अपलिफ्ट करने के लिए। जब वो 1 कूलम चार्ज हाई पोटेंशियल पर मौजूद होगा, उस वक्त उसके पास उस 1 कूलम चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी? इक्वल टू 6 कूलम, लेस देन 6 कूलम, और ग्रेटर देन 6 कूलम। सर सर इस 6 कॉलम प्रैक्टिकल से वे थोड़ी में कम ना होगी क्योंकि लेस देन प्रैक्टिकल भी 6 है। कूलम होगी। और एक मिनट जी सना, सना क्या कहती सर हैं? ये प्रैक्टिकल सिस्टम है, सर ये प्रैक्टिकल सिस्टम है ना, तो इसमें लेस देन 6 कूलम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो है ना सोर्स की, उसके अगेंस्ट भी तो वो हुई है। वेरी गुड, ठीक है। शेख साहब और बाकी सारे बच्चे भी ये कह रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। जब ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो इसके पास 6 जाउल एनर्जी नहीं होगी 1 कूलम के पास, लेस देन 6 होगी। वो डिपेंड करता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर। लेट्स से ये 5 जाउल है, ये 4 जाउल है। तो जब चार्ज इस वायर से होगा लोड के पास पहुंचेगा, तो वही 1 कूलम चार्ज लोड को कितनी एनर्जी डिलीवर करेगा? जो उसके पास होगी। लेट से वो देता है 4 जाउल पर कूलम। तो ये जो 4 जाउल पर कूलम है, तो जाउल पर कूलम वोल्ट होता है, तो ये हमारे पास 4 वोल्ट आंसर आ गया। अब ये 4 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? जी भाई। सर एनर्जी डिसिपेट हो गई है जाते जाते वहां ये रेजिस्टेंस है, की वजह से। ये यही डिफरेंस है, यही आज का लेक्चर है। यही डिफरेंस है ईएमएफ का और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। जो लोड है वो ये समझेगा कि उसको जिस सोर्स के साथ अटैच किया गया है, उस सोर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है। यानी कि लोड को जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है 4 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, 4 जाउल पर कूलम एनर्जी मिल रही है। जबकि सोर्स उस 4 जाउल पर कूलम को मेंटेन करने के लिए, लोड को 4 जाउल पर कूलम एनर्जी देने के लिए वो 6 जाउल पर कूलम वर्क कर रहा है, वो 6 जाउल पर कूलम एनर्जी सप्लाई कर रहा है। दिस इज ईएमएफ एंड दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारे घरों में वोल्ट मीटर हमें रीडिंग दे रहे हैं ना जी, 280, 260, 220, 210, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 220 वोल्ट। व्हाट डज इट मीन? अब हमें जो एनर्जी मिल रही है, वो हमारा घर एक रेजिस्टर है, लोड है, उसे 220 वोल्ट मिल रही है, यानी कि 220 जाउल पर कूलम एनर्जी सप्लाई हो रही है हमारे घर में। 1 कूलम चार्ज 220 जाउल एनर्जी दे रहे हैं। इस 220 जाउल पर कूलम एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जो वापडा है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, कितनी एनर्जी खर्च करता है? 300 जाउल पर कूलम करता है, 400 जाउल पर कूलम करता है, ये उन्हें पता होगा। और वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम कहेंगे कि वो उनकी ईएमएफ है। और ये हम जो हमारे घरों में लोड के अक्रॉस जो हमें मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कहते हैं? बेसिकली ये भी सोर्स के ही दो टर्मिनल्स के दरमियान होता है। जैसे मैंने कहा आपको, मैं तो यही कहूंगा ना कि वापडा मुझे 220 वोल्ट दे रहे हैं, जिनके हाँ वोल्टेज का शॉर्टेज का सामना करना होता है जिनको, वो ये कहते हैं ना, मैं आता हूँ, तो ये कहते हैं ना जी वापडा में वोल्टेज पूरा नहीं देता। वापडा कैसे वोल्टेज देता है? अब वापडा हमें 220 जो वोल्ट दे रहा है, या हमें 160 वोल्ट देता है, हम कहते हैं वोल्टेज कम आ रहा है, तो हम कहते हैं जी वापडा हमें वोल्टेज कम दे रहा है। तो यही कहेंगे ना, वापडा हमें कम दे रहा है, सोर्स हमें कम दे रहा है। तो सोर्स का जो दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कब कब व्हेन दिस सोर्स रेजिस्टेंस इज इफेक्टिव। और सोर्स रेजिस्टेंस कब इफेक्टिव होगी? जब सर्किट चल रहा होगा, यानी कि जब करंट चल रहा होगा, जब करंट चल रहा होगा उस वक्त सोर्स रेजिस्टेंस इफेक्टिव। उस वक्त जो सोर्स के दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसकी ईएमएफ से कम होगा। बच्चों, आप दुकान जाते हैं बाजार, आप कहते हैं जी मुझे 3 वोल्ट का सेल दे दें, वो आपको एक सेल देते हैं। आपके हाथ में वोल्ट मीटर है, आप सेल के दोनों टर्मिनल्स की वायर्स उस वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं, आपको रीडिंग मिलती है 3 वोल्ट। उसने क्लेम किया 3 वोल्ट का है, आपको शो भी हो रहे, आप उसे घर ले आते हैं। जब घर लाकर आप उसे रेडियो में लगाते हैं और रेडियो आप चला देते हैं अपना,
जब आपका रेडियो चल रहा होता है उस वक्त आप जब वही वोल्ट मीटर उस रनिंग पोजीशन पे, उसे ऑफ नहीं करना, वो चल रहा है उस रनिंग पोजीशन पे, उसी वोल्ट मीटर की दोनों तारें जब आप उस सेल के दोनों टर्मिनल्स के साथ लगाते हैं, अब आपको रीडिंग मिलती है 2 वोल्ट। अब कहते हैं यार ये मेरे साथ धोखा हो गया है, उस वक्त तो ये 3 वोल्ट रीडिंग दे रहा था दुकान पर, अब ये 2 वोल्ट दे रहा है। तो बच्चे वो जो 3 वोल्ट रीडिंग थी वो उसकी ईएमएफ थी, और अब ये जो 2 वोल्ट की रीडिंग है सोर्स के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यही मैंने आपको कहा था कि जब मैं जनरेटर परचेज कर रहा हूं, मुझे कहा जा रहा है कि ये 2700 वाट का है, 2.7 किलो वाट का है, और मुझे वो कहते हैं ये आपको देगा 2500 वाट। इसी तरह हम पंखा लेते हैं, वो कहते हैं ये 1200 वाट का है, उस हिसाब से वो हमें एनर्जी डिलीवर नहीं करता। इसी तरह एनर्जी सेवर बल्ब होते हैं, वो हमें कहते हैं ये 15 वाट के हैं, ये 100 वाट 10 वाट के हैं, ये 20 वाट के हैं, ये हमें पावर उतनी पावर नहीं मिलती कभी भी। तो वजह क्या है? वजह यही है कि उस वक्त क्योंकि उस सेल में से करंट फ्लो नहीं कर रहा था, वो सेल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर ठहरा हुआ था, एक टर्मिनल इंतहाई नेगेटिव और एक टर्मिनल इंतहाई पॉजिटिव, दोनों मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस पर मौजूद थे। करंट उसमें से फ्लो नहीं कर रहा, चार्ज हाई से लो की तरफ नहीं जा रहा, सोर्स रेजिस्टेंस के क्रॉस एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, वहां पर एनर्जी डेसिपेशन जीरो है, सोर्स रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव है। तो दैट्स वाई उस वक्त जो आपने दुकान पर वोल्ट मीटर लगाकर जो आपने रीडिंग ली ना, बेसिकली वो रीडिंग भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की ही थी, क्योंकि आपने उसके दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लिया, लेकिन उस वक्त वो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो उसकी ईएमएफ के बराबर था। वो आपको ये बता रहा था कि ये सोर्स मैक्सिमम कितने एनर्जी पर यूनिट चार्ज आपको देगा, वो है 3 जूल पर कूलम एनर्जी। फिर जब आपने उसको घर में रेडियो में लगा दिया है, अब उधर से करंट फ्लो करना शुरू हो गया है। अब एक तो आपके लोड की जो रेजिस्टेंस है वो तो है ही है, उसे तो जितनी एनर्जी चल मिल रही है उसे मिलेगी, प्लस जो उसके अपने अक्रॉस अपने थ्रू जो है वो उसकी सोर्स रेजिस्टेंस के क्रॉस अब 2 जूल पर कूलम एनर्जी चार्ज जो है वो आपको दे रहा है, और 1 कूलम पर जो 1 जूल पर कूलम एनर्जी जो है वो उस सेल के क्रॉस ही कंज्यूम हो रही है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे सेल इटसेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके रेडियो को जो मिल रही है एनर्जी वो 2 जूल पर कूलम मिल रही है। यानी कि आपके रेडियो से अगर पूछ जाए तो वो ये कहेगा कि मुझे जिस सोर्स से अटैच किया गया है उसके टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। 3 वोल्ट बेसिकली एक खुफिया कैरेक्टर है, मतलब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त 280 वोल्ट मेंटेन करने के लिए वाट कितना वोल्ट वर्ग जूल पर कूलम एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो ये फिर सोर्स को ही पता होता है, जो लोड है उसे जो भी एनर्जी मिलेगी, इसलिए हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं, the energy supplied per unit charge by the source in order to uplift the charge from low potential to high potential is called EMF. The energy supplied by 1 coulomb charge, the energy supplied by 1 coulomb charge across the load to the load is called terminal potential difference. तो जिस वो एनर्जी पर कूलम जो लोड को मिलेगी वो हमारा क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यूनिट दोनों का वोल्ट है, फिजिक्स दोनों की डिफरेंट है, इसलिए ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और जब मैं पेपर में दूंगा आपको तो मैं इसको एज ए शॉर्ट भी पूछूंगा। जी कुछ पूछना है तो आप पूछें, बाकी फिर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। जी सर ये जो बताया कि हम जब शॉप से आ रहे हैं तब भी उसके 3 वोल्ट थे, और हमने अगर वहां देखा तो वो उसके इक्वल थी, और जब हमने रेडियो में लगाया तब वो कम हो गई। ईएमएफ इसकी कैसी होगी? वो होगी दोनों। ईएमएफ उसकी वही रहेगी 3 वोल्ट। अब जो 2 वोल्ट रीडिंग आ रही है ना वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की आ रही है, उसे अब हम ईएमएफ नहीं कहेंगे। याद रखें मैंने अभी आपको कहा ना कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ के बराबर होता है अगर करंट 0 हो, यानी कि ओपन सर्किट हो, क्योंकि इस केस में सोर्स रेजिस्टेंस में स्मॉल आर को 0 तो नहीं कर रहा, मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूं, सोर्स रेजिस्टेंस इज इनइफेक्टिव। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक सोर्स ने 3 जूल पर कूलम एनर्जी जनरेट की नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, उसमें से 1 जूल पर कूलम जो है
वो कंज्यूम होगी सोर्स के अपने ही अंदर across source resistance, because source resistance is also a passive component. 1 joule per coulomb एनर्जी यहीं पर ही कंज्यूम होगी, तो बाकी जो एनर्जी बची 2 joule per coulomb वो यहाँ कंज्यूम होगी लोड के अक्रॉस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई है। तो इसलिए अगर आपको 3 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए रेडियो को ऑपरेट करने के लिए, तो आपको सेल की तरफ जाना पड़ेगा 4 वोल्ट 5 वोल्ट या 6 वोल्ट सेल की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको 3 वोल्ट चाहिए। तो अगर आपको 2 वोल्ट पे आपका सिस्टम ऑपरेट हो रहा है तो फिर आप 3 वोल्ट का सेल लगा सकते हैं। अगर आपके सिस्टम को चाहिए 3 वोल्ट और आप उसके साथ सेल भी 3 वोल्ट का लगाएं तो आपका सिस्टम कभी नहीं चलेगा। जी करो तो बहन बोलें। जी सर, और सर ये फिर करंट डिपेंड कर रहा होगा, लाइक हम जितना ज्यादा करंट देंगे फिर उतना ही ज्यादा कम होगा आगे बढ़ने। नहीं नहीं इसमें नहीं है, क्योंकि ना करंट हमेशा लोड और जो सोर्स रेजिस्टेंस है इनके कोरस्पॉन्डिंग चलेगा। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब हम कहीं पर कनेक्ट करते हैं उसको सोर्स को, तो सोर्स ऑटोमेटिकली अपनी रेजिस्टेंस और लोड की रेजिस्टेंस को दोनों को फौरन ही इंस्टेंटेनियसली कैलकुलेट करके फिर करंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करता है उसको। तो वो उन दोनों के मुताबिक होगा। और बाकी इसका आखिरी पोर्शन है वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट। वो एक खास क्रिटिकल फेज है कि आप जो है ना वो सोर्स से मैक्सिमम पावर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सोर्स से मैक्सिमम पावर हासिल करने का तरीका ये होता है कि आप दोनों को बराबर कर लें, लोड को और सोर्स रेजिस्टेंस को बराबर कर लें। अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो फिर आप मैक्सिमम पावर ले सकते हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं इट मीन्स कि आप सोर्स से 50% पावर लेते हैं। उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है जिसे हम ईएमएफ कह सकते हैं उसके मुकाबले में आप उससे सिर्फ 50% एनर्जी हासिल कर पाते हैं। 50% एनर्जी उसके क्रॉस से होते हैं, वो भी उस सूरत में अगर दोनों बराबर हों और अगर लोड रेजिस्टेंस सोर्स से ज्यादा हो या सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा हो, इन दोनों में अगर बैलेंस नहीं है, कोई एक ज्यादा है कोई दूसरी से, तो फिर आप कभी भी मैक्सिमम पावर नहीं हासिल कर पाते जो उसकी रेटेड पावर होती है, जो वो कहता है क्लेम करता है कि जिससे आपने 2500 वाट आपको ये दे सकता है पावर, तो वो पावर आप उस वक्त तक क्लेम हासिल नहीं कर सकते जब तक इनको बराबर ना करें। तो ये एक और इसकी लॉजिक है कि जब आपकी रेजिस्टेंस कोई दोनों में से कोई भी ज़्यादा होगी, चाहे लोड सोर्स से ज़्यादा हो या सोर्स रेजिस्टेंस लोड से ज़्यादा हो, उस वक्त लोड कभी भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं कर पाता। इसको भी हम प्रूव करेंगे। और कोई सवाल? सर मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जब बैटरी चार्ज हो रही है तो उसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा होता है। जी ये आपने सही पढ़ा। जब देखें जब बैटरी चार्ज हो रही है, कॉमन सेंस की बात है, उसमें एनर्जी कम है और जो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है। उस वक्त तक बैटरी ने कैपेसिटर ने उस वक्त तक चार्ज होना होता है जब तक उसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सोर्स के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान है 3 वोल्ट जबकि सोर्स के टर्मिनल्स के दरमियान है 5 वोल्ट, इसलिए वो चार्ज उसे कर रहा है। तो इस अब हम कह सकते हैं कि जब एक बैटरी या कोई भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो उस वक्त ड्यूरिंग चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग नहीं, ड्यूरिंग चार्जिंग जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका वो उसकी ईएमएफ से ज्यादा होगा। यहाँ पर जो ईएमएफ से मुराद है स्टोर एनर्जी है, यहाँ पर ईएमएफ से मुराद एक सोर्स के तौर पे नहीं है। मतलब एक कॉमन सेंस के तौर पे ये ऑब्जेक्टिव जो है ये बात ली जाती है और इनडेस्क में इस पॉइंट को रेस किया जाता है, अदरवाइज इसे इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन इसे लेना भी कोई कबाहत नहीं है इसमें, क्योंकि ईएमएफ से मुराद बेसिकली एनर्जी ही होती है पर यूनिट चार्ज। तो अब वो हमें वो एज ए, क्योंकि मैंने आपको पंखों में भी वो एज ए सोर्स एक्ट करता है, एज ए डिफरेंट फेजर एक्ट करता है, और हम उसको एज ए सोर्स ट्रीट भी करते हैं अल्टीमेट पावर सप्लाई में। तो बिजली वापडा चलेगी तो वही हमारा सोर्स बन गया है, तो इसलिए हम उसे एज ए सोर्स ट्रीट भी कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन ट्रीट इट एज ईएमएफ। तो जो उसके पास एनर्जी स्टोर है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज वो हमें दे सकता है अगर हम स्विच ऑफ कर दें, वो हमें एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है पर कुलम कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो उसकी ईएमएफ है। अब उस दौरान क्योंकि वो भी चार्जिंग फेज में है, लिहाजा उसके पास एक कुलम के पास जो एनर्जी है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है और वो कम है। जबकि वापडा यानी कि सोर्स जो उसे चार्ज कर रहा है वो उसको 5 वोल्ट पे चार्ज कर रहा है,
यानी कि उसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 जॉल पर कूलम है, जिसकी वजह से वो उसे अभी भी चार्जिंग कर रहा है और उसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसकी ईएमएफ से ज़्यादा होता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो कैपेसिटर के लिहाज से है, ये आप इसको इन जनरल नहीं कर सकते। किसी भी जो एक इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, जो जिसे हम प्रॉपर सोर्स कहते हैं, जिसे हमने सोर्स ऑफ करंट पढ़ा, सेल है, हमारे पास जो है वो जनरेटर है, सोलर सेल है, जो हमारे प्रॉपर सोर्स हैं उनके लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ईएमएफ जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो सकती है, वरना वो ज्यादा ही होती है, कम कभी नहीं होती। उस सेंस में कैपेसिटर की एक पर्टिकुलर केस कह लें, एक पर्टिकुलर सेंस कह लें, उसमें हम ये बात कह सकते हैं कि वहां पर ये ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, और डिस्चार्जिंग में कम होगा। डिस्चार्जिंग में तो कुछ नहीं है ना, डिस्चार्जिंग में तो कुछ नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर एक सोर्स नहीं है ना, अल्टरनेट सोर्स के तौर पे हम यूज करते हैं। प्रॉपर सोर्स की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है सोर्स ऑफ करंट की, वो नहीं है। कैपेसिटर खुद एनर्जी जनरेट नहीं करता, कैपेसिटर पहले स्टोर करके उसको रिटर्न करता है। तो उस केस में जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस केस में तो उसके जो दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वही उसने लोड को देना है, और सर लेकिन उसके अंदर से तो उसने चार्ज में जाना ही नहीं है, लिहाजा उसकी तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। जब हमने एक दफा चार्ज कर लिया उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होगा तो वोल्टेज वो तो उसका ना, वो अब आप कह रहे हैं उसकी ईएमएफ कम हो रही है मुसलसल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, आप यूं कह सकते हैं, लेकिन यूं ना कहें कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम हो गया, इस तरह ना कहें। लेकिन जब वो चार्ज हो रहा है ना, जो चार्ज हो रहा है, चार्ज होते हुए जो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो उसकी ईएमएफ के तौर पे हम ले रहे हैं, और जो वापडा जो उसको एक अलग सोर्स, एक दूसरा सोर्स है जो उसे एनर्जी दे रहा है, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि उसके दोनों तारे उस सोर्स से कनेक्ट हैं। इसलिए ये थोड़ा बहुत डिफरेंस पैदा हो गया कि टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा हो गया। लेकिन जब हम एक इंडिपेंडेंट सोर्स के तौर पे ट्रीट करेंगे कैपेसिटर को, चार्ज है वो, तो अब उसकी दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही उसकी ईएमएफ कहलाएगा, वही उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, और फिर वो उसी के मुताबिक हमें एनर्जी देना शुरू कर देगा। अगर 5 वोल्ट का कैपेसिटर चार्ज हो गया है, पहले तो वो 100% कभी चार्ज होता नहीं, चाहे लेट से अगर वो 100% चार्ज भी हो गया है, तो अब उसने 5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 5 जॉल पर कूलम ही हमें एनर्जी देनी है, और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली हम कहेंगे उसकी स्टोर एनर्जी भी कम हो रही है, तो ईएमएफ भी कम हो रही है। लेकिन उसमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि जी जब हम एक चार्ज कैपेसिटर को कहीं कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त उसकी ईएमएफ जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगी या उसका टर्मिनल ईएमएफ से कम होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर एक सेल की तरह एक्ट नहीं करता, तो उसके अंदर से जो है ना चार्ज ट्रांसफर नहीं होना होता। जी ओके हो गया ये, और कोई पॉइंट है तो पूछ लें। तो अब बच्चों, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर हम फॉलो करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है टोटल हमारी ईएमएफ, यानी कि एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहेगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम VT से जाहिर करेंगे, जो कि हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब हम पहले तो इस सर्किट की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r होगी, क्योंकि अगर हम पाथ के लिहाज से देखें तो ये स्मॉल r और कैपिटल R सीरीज में है, ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। अब अहम सलाह क्या होता है V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर जो हमारी टोटल जो है वो V नहीं लेंगे हम, वो EMF लेंगे, E एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स, और ये हमारा नेट करंट, और ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। तो फिर ये हमारे पास होगा IR प्लस I इंटू स्मॉल r। अब ये जो हमारे पास है IR, ये क्या है? ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो लोड के दो टर्मिनल्स के दरमियान है, यानी कि जिसके करस्पॉन्डिंग लोड को एनर्जी मिल रही है। दिस इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिलीवर्ड टू द लोड, दिस इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम्ड अक्रॉस द लोड। तो ये फिर हमारा क्या कहलाएगा? ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा प्लस IR। अब ये क्या है? ये भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस तरह सेटिस्फाई हो गया। एनर्जी पर यूनिट चार्ज जनरेटेड बाय द सोर्स, एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिलीवर्ड टू द लोड, एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम्ड अक्रॉस द जनरेटर अक्रॉस द सोर्स। तो अब इसमें हमारे पास जो VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E माइनस IR, वो ये आ जाएगा। इस इक्वेशन के बेस पर अभी ने कहा था ना कि करंट बढ़ेगा
तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। यही वजह है ना फिर गर्मियों में वोल्टेज का जो शॉर्टफॉल है उसकी भी एक वजह यही है, करंट बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा, और यही वो मेरी उस बात की जस्टिफिकेशन है कि अगर हमारे पास ओपन सर्किट होगा, जब ओपन सर्किट होगा तो करंट जीरो होगा, जब करंट जीरो होगा तो बेसिकली सोर्स रेजिस्टेंस इनफेक्टिव हो जाएगी, सोर्स रेजिस्टेंस के क्रॉस एनर्जी कंजम्पशन जीरो हो जाएगी, तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर हो जाएंगे, जैसे कि शॉप पर दुकान पर हुआ था। जब हमने उसको घर में कनेक्ट कर लिया रेडियो के साथ, अब क्योंकि करंट चलना शुरू हो गया, अब वो एक क्लोज सर्किट बन गया है, और क्लोज सर्किट में तो फिर आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, सोर्स रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव होगी क्योंकि सोर्स ने उसको अपने अंदर से भी मूव कराना है, तो फिर कुछ एनर्जी जो है वो सोर्स के क्रॉस कंज्यूम होगी, जो टोटल सोर्स दे रहा है उसमें से कुछ कंज्यूम होगी, जो बाकी बचेगी वो लोड को मिलेगी। तो ये फिर हमारा बन जाएगा टर्मिनल। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लोड को मिलती है, और ईएमएफ जो है ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके करस्पॉन्डिंग सोर्स एनर्जी जनरेट करता है। जी, कोई बात पूछनी है? हाँ, अब आते हैं शॉर्ट सर्किट पर। ठीक है, अगर हमारे पास होता है शॉर्ट सर्किट, ये हमारे पास एक सोर्स है, ये शॉर्ट सर्किट, अब क्या होगा, यहां पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब ये जो वोल्ट मीटर है ये बेसिकली आप समझें तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली क्या है, ये आ रहा है भाई एक बड़ा टेक्निकल इंटरेस्ट पॉइंट आ रहा है, शॉर्ट सर्किट। सर्किट मैंने आपको बताया था तीन तरह से होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट जिसमें करंट जीरो होता है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, करंट जीरो, ओपन सर्किट, बटन ऑफ है, स्विच ऑफ है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, पंखा बंद है। एक होता है क्लोज सर्किट, इसमें करंट और रेजिस्टेंस ये दोनों इंटरमीडिएट होते हैं, कुछ करंट चल रहा होता है, कुछ रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव होती है। एक होता है शॉर्ट सर्किट, इसमें करंट इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम, इन्फिनिटी से मतलब मैक्सिमम है, और रेजिस्टेंस में जीरो होती है, कहते हैं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो वो शॉर्ट सर्किट ये होता है कि क्योंकि ना तारों का गुच्छा सा बनाया होता है, हमारे यहाँ चल तो सारा सिस्टम टेम्परेरी होता है। तो याद आ गया वो हंजला बैठा है, हंजला हमीद बैठा है, कह सकते हैं आजमाइश कहे या गुनाहों की सजा कहे या फिर कोताहियां कहे, मतलब बंदा क्या कहे, तो अल्लाह तवक्कुली तो बंदा यही कह सकता है कि अल्लाह की तरफ से है, और अगर दिमाग से सोचें थोड़ा सा बंदा कहता है यार अपनी थोड़ी लापरवाही, या बहरहाल जो भी से कह लो। तो उसमें फिर ये होता है कि अब वो तारें, अब एक इस मीटर की तार जा रही है, किसकी जा रही है, एक दूसरी दुकान वाले की जा रही है, वो सारी तारें जा रही, तो वो आपस में से अटैच भी हैं। अब वो पहले तो अच्छी खासी इंसुलेशन उनके ऊपर होती है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है फिर वो इंसुलेशन हीट की वजह से वो मेल्ट होती रहती है ऊपर से प्लास्टिक, तो कहीं जो है ना तारें जैसे वो ओपन होती हैं तो फिर वो आपस में कनेक्ट होती हैं, जैसे वो कनेक्ट होती हैं तो फिर अब वहाँ पर तो कोई लोड नहीं होता, तो एक वायर से दूसरी वायर की तरफ वो फिर एकदम करंट शूट करता है। जैसे करंट शूट करता है ना, तो जहाँ जहाँ उसके कनेक्शन होते हैं वहाँ वहाँ स्पार्क शुरू हो जाता है। आमतौर पर अगर हमारे घरों में, क्योंकि हमारे घरों में तो एक फेज भी सिंगल आ रहा होता है, एक ही मीटर का आ रहा होता है, मैक्सिमम 22-23 एम्पियर आ रहा होता है, तो उसमें कहीं तार पे कहीं जोड़ है तो वो जोड़ जल जाते हैं। अगर जो हमारा चेंज ओवर टाइप है या हमारे घर में एक घर की वायरिंग और वापडा की वायरिंग का जो दरमियान में एक पुल बना हुआ है, तो जहाँ पे कनेक्शन लगा हुआ है, टेप लगी हुई है, वहां पर स्पार्क होके वो जल जाता है। मीटर में जो तार लगी हुई है उस मीटर के जो टर्मिनल है वहां पर स्पार्क शुरू हो जाता है, वो जल जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसी तरह जो ऊपर वापडा के मेन तार से जो तार लगी हुई है वहां स्पार्क होके वहां से कनेक्शन मिसमैनेज हो जाता है। तो ये, और अगर इस तरह एक बहुत बड़ा सा झुरमट हो, बहुत बड़ा नेटवर्क हो, तो फिर ये शॉर्ट सर्किट से इस तरह फिर वो आग लग जाती है। तो आग लगना वो यही होता है कि जैसे ही करंट शूट करता है तो इतनी हीट पैदा होती है, वो हीट से ही फिर वो इग्निशन है, और अगर उसको साथ सपोर्टिव मटेरियल मिल जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाती है। तो इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना। तो वो शॉर्ट सर्किट यही होता है कि करंट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर पहुंच जाता है और रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होती। तो मैंने सोर्स के दोनों टर्मिनल्स को ना जी वोल्ट मीटर से लगा दिया है, वोल्ट मीटर से नहीं लगाया, बल्कि मैंने सोर्स के दोनों टर्मिनल्स के साथ वोल्ट मीटर भी लगा दिया है, और सोर्स के एक तरफ मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है। यूँ समझिए ये सोर्स है ना मेरा, यहाँ दो तारें लगा के वोल्ट मीटर लगा दिए, और एक तार यूँ इसको मिला दी है, एक तार से इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब करंट सारी बात है, वोल्ट मीटर की तो आपको रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, वहां तो जाएगा नहीं, वो जाएगा तार में से, अब वो शॉर्ट सर्किट हो गया।
अब क्वेश्चन ये है कि वोल्ट मीटर की अब रीडिंग क्या होगी, या अब्दुल्ला जान ने पूछा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। अब आप बताएं, मैं आपसे पूछता हूं कि अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। इक्वल टू ईएमएफ, लेस देन ईएमएफ, ग्रेटर देन ईएमएफ, या फिर जीरो। ये चार ऑप्शन है। बोलो। अब्दुल रहमान कहते हैं जीरो। और बोले। इक्वल टू ईएमएफ होगी महबूब, ठीक है। और बोले। बोलो। सरोदलैन कहती है इक्वल, आई गेस। आयशा किरण सही कहती है जीरो। और बोले। मैथ कहते हैं लेस देन ईएमएफ। बस भाई, ये 4-5 बच्चों ने जवाब दिया है। जी, क्या आंसर है? वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है? जीरो। बोलो बोलो भाई, कोई तो बोले। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जितनी एनर्जी सोर्स जनरेट करेगा ना, वो सारी की सारी उसकी अपने रेजिस्टेंस के क्रॉस डेसिपेट हो जाएगी। 10 जॉल पर कूलम माइनस 10 जॉल पर कूलम, क्योंकि करंट मैक्सिमम लेवल पे चला गया ना। जितना एक सोर्स मैक्सिमम करंट पैदा कर सकता था ना, उसने कर दिया। और उस वक्त जो करंट पैदा कर रहा है वो अपने ही रेजिस्टेंस के मुताबिक कर रहा है, लिहाजा 10 जॉल पर कूलम एनर्जी वो जनरेट करता है। 10 जॉल पर कूलम ही उसी की रेजिस्टेंस के क्रॉस डेसिपेट हो जाती है, लिहाजा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और दूसरा कॉमन सेंस पॉइंट ये था कि लोड रेजिस्टेंस ही नहीं है। जब लोड रेजिस्टेंस ही नहीं है तो फिर लोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो दोनों तारें जो ये जो इस तार के जितने भी पॉइंट होंगे इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। एक ये भी इस तरह भी से मैनिपुलेट कर सकते हैं आप। तो और दूसरा इस तरह ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एनर्जी जितनी भी है जनरेट हो रही है उतनी ही उसी के क्रॉस कंज्यूम हो रही है। तो इसलिए अगर आप यही तो शॉर्ट सर्किट का आग का सबब बनती है ना। करंट जितना मैक्सिमम हो जाता है तो ट्रांसफार्मर में ही आग लग जाती है। मतलब अगर आपने कहीं बड़ा नेटवर्क है आपके, जैसे आइडियल अकेडमी खुदा ना खास्ता, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोलैप्स होता है, डैमेज होता है, तो बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना वो भी स्पार्क करने लग जाएगा, वो भी जाने लग जाएगा। क्योंकि जब आप इतनी हाई अमाउंट में जब वहां से करंट ड्रॉ कराएंगे तो उसके क्रॉस भी इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी कि उसके अपने टर्मिनल्स भी स्पार्क करने लग जाते हैं। तो इसीलिए तो ये डी वगैरह लगाते हैं ना, ये डी वगैरह भी इसलिए लगाते हैं ट्रांसफार्मर में ना, कि जब भी ट्रांसफार्मर से करंट एक लिमिट से बढ़ने की तरफ जाए तो फौरन वो डी उड़ जाए और ट्रांसफार्मर को सेफ रखा जाए। हमारे पास ट्रांसफार्मर काफ़ी कॉस्टली होता है और गवर्नमेंट ने ही इसको प्रोड्यूस करना होता है, आवाम तो इसके पैसे नहीं देते ना। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिहाज से ये करती है काम। तो बहरहाल बच्चों, ये है जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट में ईएमएफ से कम होता है, ओपन सर्किट में ईएमएफ के बराबर होता है, और शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। अच्छा जी, ये था इसका सारा कुछ। अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, एक बुक में बड़े प्यारी बात लिखी हुई है, वो कहते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो इफेक्ट है और जो ईएमएफ है वो उसका कॉज है। ईएमएफ होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
अगर वापडा वर्क नहीं करेगा, अगर वापडा के प्लांट काम नहीं करेंगे, तो ये 220, 280, 240, 50 वोल्ट जो हमारे घरों पर आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो ये जो 240 वोल्ट हमारे घर के दो तारों के दरमियान ठहरा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड इट इज इफेक्ट ऑफ व्हाट कॉज द वर्कर्स द जनरेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम। तो पाकिस्तान में जितने भी डैम हैं, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो हाइड्रल हैं या वो विंड हैं या वो सोलर हैं या वो थर्मल हैं, तो वो सारे जो हैं वो सोर्स हैं। तो और यही तो सब्सिडी है, यही तो IMF जो है, IMF जो है, ये IMF हम पढ़ रहे हैं, IMF जो पाकिस्तान के साथ हमेशा रोती रहती है कि तुम कर्जा लेते हो, तुम पैसे वापस नहीं करते। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ अच्छी खासी सब्सिडी जो है वो वापडा को दी जाती है। अब चाहे वो करप्शन की मद में कर लें, आप उसको डील कर लें, चाहे आप एनर्जी लॉस में कर लें। यानी कि अगर हम फर्ज करें कि सारे वापडा वाले ये हलफ उठाते हैं, वैसे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं पिछले ईद से पहले भी जदोई साहब के साथ था, एक मीटर शीटर लगवाना था, तो पता नहीं किस किस को कितने कितने पैसे देने पड़े। एक साइन भी करना हो ना, तो उसके लिए भी बस बंदा अल्लाह माफ़ करे, क्या कहें किसको, और किसी को कुछ ना कहें, क्योंकि आपके भी बहुत सारे लोग जो है ना, वो पेरेंट्स आपके वापडा में अटैच भी होंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि वो भी ऐसे ही हैं। तो कुछ इस सेंस में, और बाकी जो नेचुरल लॉस है वो तो है ही है। जितना भी आप, जितना मतलब मैंने आपको बताया ना, 50% बेसिकली जो है ना वो हम मैक्सिमम पावर की मद में ले सकते हैं EMF से, सोर्स से। तो अब अगर वो 10 जॉल पर सेकंड पर कूलम चार्ज एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो हमें 5 जॉल मिल रही है। अब हमने जो पे करना है वो 5 जॉल के करस्पॉन्डिंग करना है, इसलिए फिर उन्हें बिजली महंगी करनी पड़ती है। वो महंगी जो है ना, ये क्यों महंगी करते हैं, इसी वजह से करते हैं ना। अब उसमें अगर ये करप्शन को भी रोक लें तो शायद इतनी महंगी ना करनी पड़े कि हमारा जो आम बंदा है वो इससे इतना मुतासिर हो। बाकी नेचुरल लॉस तो है ही है, वो तो पे करना पड़ेगा। अगर हम उसकी ओरिजिनल या एक कीमत रखते हैं यूनिट की, तो अब उस यूनिट की कीमत पर तो वापडा को जो पैसे मिलेंगे वो तो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि 50% तो एनर्जी वहीं पर ही ज़ाया होगी, हमें 50% मिली है। तो 50% लॉस तो ये वैसे आइडियली, ये भी आइडियली कह रहा हूँ, तो आइडियली 50% लॉस तो उन्हें वैसे ही फेस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो वायरिंग में लाइन लॉसेस हैं वो अलग फेस करने पड़ेंगे उनको। इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सोलर सिस्टम की तरफ या दूसरे अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज की तरफ मूव करना चाहिए, और हमें अपने इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए। लेकिन हम ये कब कर पाएंगे, जब हमारा हर बंदा जो है ना, खासतौर पर वापडा एम्प्लॉय जो है, वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। तो हमारे यहाँ मतलब मैंने तो ये देखा है, एक नायब कासिद से लेकर, मैं तो वापडा में रहा हूँ, तो ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव तक, और ऊपर से ऊपर जो है मिनिस्टर ऑफ, जो फेडरल मिनिस्टर होता है इसका पावर का, वाटर एंड पावर, ये सारे के सारे जो है ना जी एक ही मामले में होते हैं। तो बस इसमें यह है कि चंद लोग ऑनेस्ट होते हैं, ये भी नहीं है कि सारे ही बिगड़े होते हैं, चंद लोग ऑनेस्ट होते हैं। तो वो जो ऑनेस्ट होते हैं बस वो अपने काम से काम रखते हैं, मतलब वो कहते हैं यार हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तुम हमें तंग ना करना। और वो जो रिश्वत वाले केस होते हैं फिर वो दूसरे की तरफ भेज देते हैं, कहते हैं यार ये तू कर ले, तू ही पैसे ले ले, मुझे ना ये केस दो ना। तो बस वो बेचारे ये होते हैं कि वो आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, ना वो किसी की हाँ में करते हैं ना ना करते हैं, वो साइलेंटली बस अपना काम करते हैं, क्योंकि एक वो होते तादाद में कम है, तो फिर वो बेचारे तन्हा ही होते हैं। तो लेकिन ये नहीं कि सारे ही ऐसे, बस ये है कि मोर देन, मतलब आप कह सकते हैं 80%। मैंने तो ऑफिस में एक दो ही देखे हैं, हाँ कुछ अगर